लेकिन पहले अगर मैं कुछ सालों की बातचीत करूं, स्पेशली मैं शुरुआत के 2 सालों की बातचीत करूं, तो पहले 2 साल एक बहुत टफ टाइम मेरी जिंदगी का रहा। उस टफ टाइम में मैंने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। मैं नहीं चाहता था अपने शहर से बाहर जाके बिजनेस करना, लेकिन एक फौजी साहब छुट्टी पे आए। आते ही किसी ने उनको आरसीएम का प्लान दिखा दिया। फौजी साहब दीवानों की तरह आरसीएम बिजनेस करने लग गए। और जब वो 2 महीने की छुट्टी के बाद में वापस जा रहे थे, तो वो बहुत एक्साइटेड थे। ट्रेन में उन्होंने टीटी को मार्केटिंग प्लान दिखा दिया, जो टिकट चेक करने वाले रहते हैं। तो उनको मार्केटिंग प्लान दिखा दिया और वो टीटी साहब को भी विजन आया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन तो कर लिया, और फौजी साहब ने क्या किया, उन्होंने मेरा नंबर टीटी साहब को दे दिया कि भाई मैं तो अभी बांग्लादेश बॉर्डर पे रहने वाला हूँ, वहां शायद फोन काम नहीं करेगा, ये मेरे प्लान है, कोई जरूरत हो तो इनसे बातचीत कर लेना। तो जो टीटी महोदय थे, उनके बार बार मेरे पास में फोन आने लग गए कि सर वो फौजी साहब हमें ज्वाइन करवा के चले गए, तो आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारे पास में आइए। मैंने कहा कहाँ पे आना है? तो बोले जी मालदा टाउन आना है। मैंने कहा जी मालदा टाउन मैंने तो सुना नहीं है, कहाँ पे पड़ता है? बोले जी वेस्ट बंगाल में पड़ता है, कैसे आना पड़ेगा? बोले जी ब्रह्मपुत्र मेल रेल चलती है दिल्ली से, शाम को 9 बजे चलती है, आप उसमें बैठिए और आप मैं सुबह यहाँ को आपको रिसीव कर लूंगा रेलवे स्टेशन पे। तो मैंने कहा जी चलो मैं देखता हूँ, सोचता हूँ। तो ऐसे सोचा सोची करता रहा मैं। तो उनके बार बार फॉलो आते रहे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं चलता हूँ। तो मैं मालदा टाउन में गया। कब गया? जब मेरे पास में बहुत ज्यादा पैसा आरसीएम बिजनेस से नहीं आता था, रनिंग एक्सपेंसेस भी मुझे नहीं मिलता था। तो उस समय मैं मालदा टाउन में गया और वहां पे जाके मेरा जो मैं यूं तो नहीं कहूंगा वेलकम हुआ, फूल मालाओं से स्वागत किया गया, लेकिन वहां जो सज्जन मुझे मिले वो आज आरसीएम बिजनेस में स्टार सफायर के लेवल पे हैं, और उनका नाम है अवधेश कुमार सिंह। तो अवधेश कुमार सिंह से मेरी पहली मुलाकात हुई, और मैं रेलवे स्टेशन पे ही जो एक रूम होता है, उस रूम में मैं वहां पे रुका और पहली मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कुछ लोग आए, और वहां से मैंने आउट ऑफ टाउन जाके, मतलब मैं चाहता नहीं था बाहर बिजनेस करना, तो वहां मेरा बिजनेस चला गया। और वहां पे मैं लगातार जाता रहा। लगातार जाता रहे का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, बहुत ज्यादा लोग जुड़ रहे थे, जबरदस्त मीटिंगें हो रही थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा, लोगों का कमिटमेंट लेवल मुझे दिख रहा था। और मैं मतलब अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बार शायद किसी शहर में गया होऊंगा तो मालदा टाउन में गया होऊंगा, इतनी बार गया हूँ मैं वहां पे। और मुझे कुछ घटनाएं याद हैं। एक बार मैं गया, मतलब दिल्ली से ब्रह्मपुत्र मेल में गया, पैसा नहीं होता था जेब में बहुत ज्यादा, तो जनरल कंपार्टमेंट में मैं सफर तय करता था कि भाई पैसे बच जाएंगे। और वहां पे जाने के बाद में मुझे बताया गया कि भाई इस बार हम लोग यहाँ टाउन में तो कोई मीटिंग नहीं करेंगे, शहर के बाहर छोटे छोटे जो गांव देहात के एरिया हैं वहां पे हम मीटिंगें करेंगे। तो मैं और मेरे साथी थे एनएच खान साहब, उनके पास में हीरो होंडा बाइक होती थी, तो उनकी बाइक पे मैं बैठा और बैठ के हम लोग गए मालदा टाउन। एक्चुअली एक बड़ा फेमस एरिया है, उसको सिटी ऑफ मैंगोज कहा जाता है। वहाँ बहुत सारे आम होते हैं, मालदा एक वैरायटी है, वो पर्टिकुलर वहीं पे होती है। हरे कलर का एक आम, हरा एक आम आता है और वो हरा ही मीठा हो जाता है। तो हम लोग गए मीटिंग के लिए, खान साहब के साथ में मैं था। तो कहीं पे हम पहुंचे, तो किसी चौराहे पे किसी सज्जन से हमें मिलना था, वहां पे उन्होंने मीटिंग करवानी थी, तो वो टाइम पे आए नहीं। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे, तो साथ में आम का बगीचा था। तो आम के बगीचे में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे। तो खेलने का मेरा बड़ा अच्छा शौक था। अभी भागवत जी ने फोटोग्राफ्स में भी आपको कुछ दिखाया। तो मैंने बोला, मैंने कहा खान साहब आप इंतजार कीजिए, मैं थोड़ा बच्चों के साथ में थोड़ा खेल लेता हूँ। तो मैं बच्चों के साथ में कम से कम 2 घंटे खेला हूंगा क्रिकेट। तो मैं क्रिकेट खेला, और उसके बाद में खान साहब ने बाइक वाइक दौड़ाई होगी, इधर उधर ढूंढे होंगे कि यार बेइज्जती हो जाएगी, चलो 2-4 लोगों को पकड़ के लेके आता हूँ। तो वो 2-4 लोगों को लेके आए वहां पे, और एक बड़ा अच्छा सा अनुभव मेरा रहा वहां पे, अलग सा। तो वहां पे उन्होंने कैसे मीटिंग करवाई, वो एक गांव का एरिया था, और वो एक चौक था एक्चुअली, वहां पे कुछ दुकानें बनी हुई थी। और वहां पे चौक के ऊपर में एक माइक लगा दिया गया, जैसे नेताजी आते हैं ना चौक पे और नेताजी भाषण देते हैं, तो उसी माहौल में वो माइक लगा दिया गया। पेड़ के ऊपर में माइक बांध दिया गया, एक मेज लगा दी गई, उस पे व्हाइट कपड़ा था, और वहां पे ऐसे स्टैंड वाला माइक खड़ा, और मेरे को बोला जी आप
बताओ आरसीएम के बारे में। तो मैंने खान साहब को बोला धीरे से, मैंने कहा खान साहब बोर्ड चाहिए, ये क्या है? बोले नहीं सर, यहाँ तो ऐसी मीटिंगें होती है हमारे यहाँ बंगाल में। तो मैंने बताया, कुछ भी बताया, डोंट नो मैंने क्या बताया, लेकिन हाँ मैंने बताया, मैंने ये नहीं कहा कि मीटिंग नहीं होगी, मैंने कुछ वहां पे बताया। तो उस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं जुड़ती चली गई, और ये सिलसिला जब जारी हुआ, 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद में मैं कैसे दोराहे पे खड़ा हो गया आके, मैंने जब हिसाब किताब लगाया 2 साल का, तो हिसाब किताब में मैंने ये पाया कि मैं 2 लाख रुपए का कर्जदार बन गया हूं। मैंने 2 लाख रुपया फाइनेंस लिया हुआ है किसी फाइनेंसर से, और उसका मुझे हर महीने ब्याज भी देना होता है। और वो पैसा जो मैंने लिया, वो घर वालों की सहमति के बिना लिया, घर वालों को बताए बिना लिया। और जिस व्यक्ति से लिया था वो बार बार ये कह रहा था कि भाई मेरा पैसा वापस करो, वापस करो। और मुझे डर इस बात का था कि अगर मैंने वापस पैसा नहीं लौटाया, तो इन्होंने अगर घर वालों को ये बात बता दी, तो घर वालों को बहुत बुरा लगेगा, और उनको ये लगेगा कि हमारे से बगैर पूछे तुमने इतना स्टेप उठा लिया। तो वो चीज मुझे बहुत पीड़ा दे रही थी, और मुझे लगता था कि मैं आरसीएम बिजनेस छोड़ूं या करता रहूं। एक ऐसी सिचुएशन में मैं खड़ा था। और मैं बाकी सभी साथियों को भी ये कहना चाहता हूं, देखिए आपको आरसीएम बिजनेस करते हुए कितना टाइम हो गया मुझे नहीं मालूम, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है आई डोंट नो, फैमिली में किस प्रकार का सपोर्ट है वो भी मुझे नहीं मालूम है। आप भी शायद कई बार ऐसी जगह पे खड़े होंगे जब आपको लगेगा कि आप इसको छोड़ें, आप इसको करें। मैं भी उसी जगह पे खड़ा था, और उस समय मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूं हमेशा कि उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं लगातार इस बिजनेस को करता रहूं। कहीं ना कहीं मुकेश कोठारी जी की वो स्पीच मुझे मोटिवेट करती थी, जिसमें वो कहते थे कि आरसीएम बिजनेस चाइनीज बम्बू की तरह काम करता है। चाइना में एक पेड़ होता है जिसको चाइनीज बम्बू कहते हैं। जब उसको जमीन में लगाया जाता है, तो शुरुआत के कई महीनों तक वो जमीन के अंदर अपनी जड़ों का विस्तार करता है, वो बाहर निकलता नहीं है। लेकिन जब उसकी जड़ों का विस्तार हो जाता है, और जब वो जमीन से बाहर निकलना स्टार्ट करता है, तो फिर वो बहुत तेजी के साथ में बढ़ता है, और बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। पेड़ तो नहीं कहेंगे, वो बांस होता है, तो वो बहुत लंबाई तक जाता है, बहुत हाइट तक जाता है। तो कोठारी साहब कहते थे कि आरसीएम बिजनेस भी चाइनीज बम्बू की तरह काम करता है। शुरुआत में हम लोग सीखते हैं, टीम बनाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, और हमें लगता है कि हमें परिणाम नहीं मिलते हैं। लेकिन जिस दिन ये चाइनीज बम्बू अपनी जड़ों को मजबूत कर लेगा, यानी आपका डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो बहुत तेजी के साथ में ग्रो करेगा। तो शायद कोठारी साहब की उस बात ने मुझे मोटिवेट किया। बीसी छावड़ा, केसी छावड़ा जैसे बड़े लीडर्स को जब हम लोग सुनते थे, आरसीएम बिजनेस को लेकर उनका कमिटमेंट और विजन जब देखते थे, शायद उन्होंने कहीं ना कहीं प्रभावित किया। किताबों ने शायद कहीं मुझे मोटिवेट किया होगा कि हर आदमी ने संघर्षों से वो निकला है, और चैलेंजेस उसकी जिंदगी में आए हैं। और मैंने डिसाइड किया कि मैं लगातार आरसीएम बिजनेस को करता रहूंगा। और 2 साल के बाद में स्थितियां थोड़ी बेटर हुई, एट पार की इनकम में मैं पहुंचा। एट पार मतलब जितना खर्चा होता था उतना पैसा आने लग गया, और उसके बाद में धीरे धीरे चीजें बदलने लग गई। एक घटना और मुझे अच्छे से याद है, वो भी मालदा टाउन से ही उसका संबंध है, और मुझे अच्छे से वो घटना याद है। मैं मालदा टाउन में था, अवधेश कुमार सिंह बाइक चला रहे थे, यमा बाइक थी उनके पास में, और मैं पीछे बैठा हुआ, और हम लोग एक मीटिंग के लिए जा रहे थे। वो लोकेशन मुझे अच्छे से याद है, वहां पे एक चौक था पुल के नीचे, उस चौक के आसपास में कहीं हम थे। नया नया मैंने मोबाइल फोन लिया था, और घर से फोन आता है श्रीमती जी का। मैंने फोन रिसीव किया, तो श्रीमती जी की आवाज में थोड़ा सा गुस्सा था। उन्होंने कहा कहाँ पे हो? मैंने कहा मालदा टाउन। आपको मालूम है आज क्या तारीख है? मैंने कहा हाँ मालूम है, 28 नवंबर है, और अभी शाम को मीटिंग होने वाली है, मीटिंग में ही जा रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा निराश होकर ये बोला, आपको ये तो याद है कि आज मीटिंग है, लेकिन आप ये भूल गए आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो उनकी बातों ने मुझे भी इमोशनल कर दिया थोड़े टाइम के लिए। मुझे लगा कि यार नहीं, इतना पागलपन तो नहीं होना चाहिए कि शादी की सालगिरह जैसी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो भी मुझे याद नहीं रही। मैं इतना तो मतलब मैं इतना पागल हो गया क्या आरसीएम बिजनेस में? लेकिन मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला, और मैंने उनको कहा कि थोड़ा टाइम और रुक जाओ। जिस दिन 5 साल हो जाएंगे ना पूरे आरसीएम बिजनेस करते हुए,
उस दिन हम लोग शादी का केक काटेंगे और छोटी मोटी जगह नहीं काटेंगे, ताज होटल में काटेंगे। मुझे नहीं मालूम था ताज होटल कैसा होता है, ताज का बस नाम सुना था कि ताज होटल में केक काटेंगे। और जिस दिन 5 साल हो गए थे कॉन्शियसली, 5 साल के बाद में मैं और सुदेश हम लोग गोवा गए और गोवा के ताज होटल में हम लोगों ने केक काटा। हम लोग वहां पे रहे 4-5 दिन के लिए, बहुत एंजॉय हम लोगों ने किया। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ आरसीएम बिजनेस में, देखिए ये बिजनेस उन लोगों का बिजनेस नहीं है जो जॉब एटीट्यूड के साथ में इस बिजनेस को करते हैं कि भाई काम किया तो, जैसे नौकरी में रहता है ना कि हमने काम किया और अगले महीने तनख्वाह मिलनी चाहिए, और नहीं मिली तो फिर 1-2 महीना भी लेट हो गया तो हम लोग कंपनी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आरसीएम बिजनेस उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो लोग विजन के साथ में काम कर सकते हैं, यानी आज काम करेंगे लेकिन आज काम करने का फायदा 1 साल 2 साल 5 साल बाद में उनको क्या मिल सकता है, इस सोच के साथ जो लोग काम करेंगे उनके लिए बिजनेस डिजाइन किया गया है। क्योंकि ये फ्यूचर का बिजनेस है, ये भविष्य का बिजनेस है। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान जो है लीड करेगा दुनिया को। जो डाटाज हैं, जो CAGR है हिंदुस्तान का पिछले 3 साल का, वो 16.1% है, जो दुनिया में ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। और उस CAGR की तहत हिंदुस्तान और दूसरे देशों ने अगर आगे इसी स्पीड में आगे बढ़े तो 2037 आते आते हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार करने वाला देश बन जाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग संभावनाओं का बिजनेस है और विजन का बिजनेस है। तो आप भी कोई कमिटमेंट कीजिए कि भाई इतने साल तक, देखिए बड़ी अगर प्राप्ति चाहिए ना सर, आप सारी चीजों को साथ में लेके नहीं कर सकते। अगर महात्मा गांधी जी ने ये सोचा होता कि यार बच्चों का अगर जन्मदिन नहीं मनाया तो कस्तूरबा जी नाराज हो जाएंगी, तो देश को आजादी नहीं मिलती। अगर भगत सिंह जी ने ये सोचा होता कि मेरे शहीद होने के बाद में माता जी का कौन ख्याल रखेगा, तो शायद देश को तब भी आजादी नहीं मिलती। वो देश की आजादी की बातचीत हो या हमारी अपनी खुद की आजाद फाइनेंशियल फ्रीडम की बातचीत हो, तो आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा और आपको मरने मिटने के लिए, खपने के लिए, भूलने के तैयार रहना पड़ेगा, तभी बड़ी प्राप्तियां होती हैं, हर क्षेत्र में होती हैं। तो एक तो मैं अब तक की अपनी कहानी से आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको बड़ा अचीवमेंट लेना है आरसीएम बिजनेस में, अगर आरसीएम में आप डायमंड बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ समय, मैं मेरी एक ऑडियो भी थी 45 साल या 5 साल, उसमें मैंने इसी चीज पे जोर दिया था कि आप नौकरी करें या ट्रेडिशनल बिजनेस करें, आपको 45 साल तक करना पड़ेगा। और 45 साल करने के बाद में रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको फिर बहुत सारा और पैसा मिलने लग जाएगा, लेकिन आरसीएम बिजनेस को अगर आपने तरीके से, ढंग से, कमिटमेंट से 5 साल अगर कर लिया, तो 5 साल एक बार काम करने के बाद में आपकी जिंदगी एक अलग तरह की जिंदगी बन जाएगी और जिंदगी की जो जो आपके सपने हैं वो सारे पूरे होते आपके चले जाएंगे। तो आज फिर ये ऑडियो कब बनाया था, ये बॉम्बे की रिकॉर्डिंग है, शायद 2002 या 3 में, आज से 18 साल पहले शायद ये रिकॉर्ड हुई होगी ऑडियो, लेकिन आज 2021 में मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर आपने 5 साल तक तबियत के साथ में आरसीएम बिजनेस को दे दिया, तो आपको वो सब मिल जाएगा जो आज आप सोच सकते हैं, वो भी मिल जाएगा, और जो आज आप सोच नहीं सकते हैं वो भी मिल जाएगा। क्योंकि आज आरसीएम बिजनेस ने जो मुझे दिया है वो मैं कल्पना नहीं कर सकता था 2001 में जब मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। मुझे मालूम नहीं था कि मर्सिडीज बेंज नाम की कोई गाड़ी होती, ब्रांड होती है। हमारे वहां तो मारुति 800 होती थी बस। मारुति 800 मतलब दुनिया की सबसे बढ़िया गाड़ी। घर का मतलब पक्का घर हो, फर्श जो है वो पत्थर का हो, बस वो बढ़िया घर। तो वहां की बैकग्राउंड में आप बड़े सपने नहीं सोच सकते, लेकिन ये आरसीएम बिजनेस की खूबी है कि आरसीएम बिजनेस ने 5 साल के बाद में मेरी पूरी जिंदगी को एकदम से बदल के रख दिया था। जो चीजें मैंने सपने में भी नहीं सोची थी वो सारी की सारी चीजें आरसीएम बिजनेस ने उस समय मुझे देना स्टार्ट कर दी थी। और अपलाइनों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा दृष्टि से, टीसी छाबड़ा सर के विजन की वजह से आज जिस प्रकार का लाइफस्टाइल आरसीएम के लीडर्स
जीते हैं, स्पेशली डायमंड का जो लाइफस्टाइल होता है वो एक अल्टीमेट लाइफस्टाइल होता है जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको ना अजीब तरह का एक आनंद आता है, अलग तरह का सुकून मिलता है। मुझे अच्छे से याद है शुरुआती दिनों में, क्या होता था, फंड ट्रांसफर नहीं होता था, जैसे खटाक से आपके अकाउंट में 7 तारीख को पैसा आ जाता है। उन दिनों क्या होता था, कंपनी डिमांड ड्राफ्ट बनवाती थी। जी हाँ, हम डिमांड ड्राफ्ट के जमाने के आदमी हैं। चेक इसलिए नहीं भेजती थी, लोगों को चेक पे यकीन नहीं होता था। डीडी बन के आता था 500 रुपए का भी, तो डीडी बन के आता था, डाक से लेट हो गया, बैंक में डाला, थोड़ा पैसा आने में देर हो गया, तो वो 5-7-10 दिन भी मैनेज करना मुश्किल हो जाते थे, पैसे नहीं होते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि बैंक में इतना पैसा आता है कंपनी से कि वो 2-3 महीने में इतना इकट्ठा हो जाता है, बैंक वाले परेशान करना शुरू कर देते हैं कि सर इतना पैसा है, इसका ये कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और पिछले दिनों मैंने परेशान हो कि यार इतना पैसा आता है, इस पैसे का मैं करूं क्या। मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की। उस ट्रेनिंग में कौन लोग जाते हैं, उस ट्रेनिंग में वो लोग जाते हैं जिनके पास में बहुत सारा पैसा है और खूब सारा आता है, और वहां पे ये सिखाया जाता है कि उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। वरुण मल्होत्रा करके एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट ट्रेनर हैं, तो उनका मैंने भारी भरकम पैसे देके कोर्स अटेंड किया कि भैया जो पैसा आता है ना, इसको लगाने का तो तरीका होना चाहिए, मैं इस पे एनर्जी नहीं लगाना चाहिए, आए और इन्वेस्ट कर दूं तरीके से। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज अगर आपको इस चीज की परेशानी है कि पैसा नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, तो एक दिन आपको इस चीज की परेशानी होगी कि इतना आ रहा है, इस पैसे का करूं क्या, क्या क्या प्लान करूं मैं इसके लिए। उतना पैसा आएगा, मैं सब कुछ भूल जाता था। मैंने बताया, मैं मैरिज एनिवर्सरी भूल गया। मुझे अच्छे से याद है, बच्चों को अपना जन्मदिन बहुत प्रिय रहता है। बच्चे चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स उनके जन्मदिन पे रहें, क्योंकि स्कूल में दूसरे बच्चों के भी जन्मदिन मनते हैं। शुरुआती दिनों में मीटिंग दे दी, अब दे दी तो दे दी, तैयारी हो रही है। आप ये थोड़ा कह सकते हैं बच्चों को कि बेटा मेरी तो नहीं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को ये थोड़ा कह सकते हैं कि जी बच्चे का जन्मदिन आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था तो मीटिंग कैंसिल। तो मीटिंग में तो जाना ही है। तो मैंने बच्चों को बड़े प्यार से क्या समझाता था मैं, जैसे तन्वी का बर्थडे रहता था 15 अक्टूबर का, तो मेरी 13 तारीख को जाना है, तो मैं 12 तारीख को इसका जन्मदिन मना देता था। मैंने कहा बेटा हम थोड़ा अलग मनाएंगे, 15 तारीख को देखो तुम्हें एक डिश मिलेगी, छोटा गिफ्ट मिलेगा, 12 को मनाएंगे तो 12 को मैं तुम्हारे लिए 4 गिफ्ट लेके आऊंगा, तो बताओ 12 को मनवाएं या 15 को मनाएं। वो बोलते नहीं पापा 12 को मनाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है 12 को मनाएंगे। तो 12 को उसका जन्मदिन मना के मैं चला जाता था। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो मौके रहते हैं हमारे, वो बहुत सेक्रीफाइस मैंने किए। लेकिन आज स्थिति ये है, सबसे पहले मैं मैरिज एनिवर्सरी की डेट जो है वो बुक करता हूँ, वो लिखता हूँ उसमें, पूरे साल का कैलेंडर में बुक है। कुछ भी कोई बड़ा इवेंट है, आना जाना कुछ नहीं है, पहले मैरिज एनिवर्सरी। 5 साल सेक्रीफाइस किया। बच्चों के बर्थडे हैं तो सबसे पहले वो नोट किए जाते हैं, उसके बाद में मीटिंग सेमिनार जो होगा वो बाद में होगा। लेकिन आप ऐसा मत करना, आप अभी 10% के लेवल पे हो और आप ये डायमंड वाला स्टाइल बनाना शुरू कर दो कि पहले तो बच्चों के बर्थडे में कोई मीटिंग नहीं करनी है, शादी से एनिवर्सरी से 3 दिन पहले 3 दिन बाद नहीं करनी है। तो वो अभी मत करना, वो आपने तब करना है जब आप 5 साल मेहनत करके उस लेवल पे पहुंच जाओगे। और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ सर। न केवल मात्र देखिए, आज से बिजनेस में जब आप डायमंड पे पहुंचेंगे, न केवल मात्र आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, अपितु बहुत सारे पैसे के साथ साथ में आप एक इस प्रकार की पर्सनैलिटी बन जाएंगे, इस प्रकार के आपके विचार हो जाएंगे कि आपको एक अलग तरह की खुशी महसूस होगी। लोगों के लिए कुछ करने का मन करेगा, सोसाइटी के आप काम आने के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेंगे, आप लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करेंगे। आपकी वजह से अगर किसी को लाभ हो जाए तो आप वो करना चाहेंगे। तो उस प्रकार की एक अलग तरह की सोच, अलग तरह की जो संतुष्टि वाला भाव है ना, फुलफिलमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, इनलाइटमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो वाली फील आती है। उसको मैं एंजॉय कर रहा हूं आपसे बात करते करते। अब मुद्दे की बात मैं आपसे करता हूं, और मुद्दे की बात यह है कि एक व्यक्ति वो अगर आरसीएम का डायमंड बनना चाहता है, तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डायमंड बनने के लिए कितना बिजनेस चाहिए।
जी हाँ, 50 करोड़ का वॉल्यूम चाहिए, एक साल में इकट्ठा करके नहीं, एक महीने का। तो 50 करोड़ का वॉल्यूम आपको लगेगा कि जी 50 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, कैसे करेंगे? तो आप ये मान लीजिए कि 50 करोड़ हो सकता है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में 3 डायमंड है और एक स्टार डायमंड है, उन्होंने किया है, तो आपका भी हो जाएगा। तो हो सकता है। कैसे होगा? मैंने क्या किया, 50 करोड़ महीने का धंधा करने के लिए, और ये बिजनेस बहुत आसान है। कॉपी कैट मार्केटिंग की किताब है वर्क हेजेस की, उसमें वो लिखते हैं कि जिंदगी में कामयाब होना बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको ये करना है, जिस क्षेत्र में आप कामयाब होना चाहते हैं उस क्षेत्र के कामयाब लोगों को देखिए कि वो क्या करते हैं, जैसा वो करते हैं हूबहू आप वैसा कीजिए, उनको कॉपी करना शुरू कर दीजिए। जैसे वो कपड़े पहनते हैं वैसा कपड़ा पहनिए, जैसे वो बोलते हैं वैसा बोलिए, जिन लोगों में उठते बैठते हैं वैसे उठना बैठना शुरू कर दीजिए, जो किताबें पढ़ते हैं वैसी किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। एज इट इज अगर आप उनको कॉपी करेंगे तो कुछ सालों के बाद आप बिल्कुल उनके मुकाम पे पहुंच जाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग की तो यही खूबी है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आदमी जितना ज्यादा नकलची होगा ना, जितना ज्यादा नकलची होगा, कॉपी करने में मास्टर होगा, वो उतना जल्दी इस बिजनेस में कामयाब हो जाएगा। और कॉपी करने में थोड़ी सी कॉमन सेंस चाहिए। कई बार जिस आदमी की आप कॉपी कर रहे होते हैं तो उसकी अगर कुछ एक आध अगर वीकनेस है तो वो भी आप कॉपी कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस की आपको जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो राइट, मैंने क्या किया, कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। पहला काम मैंने ये किया कि आरसीएम बिजनेस को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखा। तो इसको पॉइंट को मैं दूंगा, पहला पॉइंट बोलूंगा टॉप प्रायोरिटी। आरसीएम बिजनेस में मैं आया, शुरुआत में सीरियस नहीं था, लेकिन जब से मैं सीरियस हुआ, मैंने अपने जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता आरसीएम को बना लिया। मैंने एग्जांपल दिए, बच्चों के बर्थडे के एनिवर्सरी का एग्जांपल दिया। मेरा केबल टीवी का बिजनेस था, केबल टीवी के बिजनेस के प्रति मैं बिल्कुल बेपरवाह हो गया। उसमें से जो पैसा आता था वो आना बंद हो गया, कंपटीशन हो गया, मतलब संभाला ही नहीं मैंने। विवाह, शादी, रिश्तेदारी सब नाराज हो गए। मैंने फुल्ली फोकस रह के आरसीएम बिजनेस में काम किया। मैं ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं कि आरसीएम बिजनेस में आने के बाद में मेरी एक होम मीटिंग भी कैंसिल नहीं हुई आज तक। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने आरसीएम बिजनेस को अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखा। और आप भी अगर बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो आप टॉप प्रायोरिटी पे रखिए आरसीएम बिजनेस को, फोकस रह के काम कीजिए। मैं लोगों को देखता हूं, वो कहते हैं जी मुझे 5 साल हो गए, मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं, 7 साल में उनकी बातें नहीं बदली, उनका तरीका नहीं बदला, उनके विचार नहीं बदले, उनका ढंग नहीं बदला, उन्होंने कुछ सीखा नहीं। 7 साल में वो 70 काम करके वापस लौट के आ जाते हैं। 7 साल काम करके वो इलेक्शन आते हैं तो दो महीने इलेक्शन में गायब हो जाते हैं। फिर पड़ोस में किसी की शादी होती है तो एक हफ्ते फिर गायब हो जाते हैं और कहते हैं जी कुछ हो नहीं रहा है। आपको फोकस्ड रह के कंसिस्टेंसी के साथ में टॉप प्रायोरिटी पे रख के काम करना पड़ेगा। दूसरा काम जो मैंने किया वो मैंने आरसीएम बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। प्रोडक्ट हमारे पास में बहुत ज्यादा नहीं थे, सिस्टम समझ में आ गया था। मैंने बिल्कुल 100% एनर्जी आरसीएम बिजनेस पे लगाई। डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप काम करते हैं ना तो दूसरे लोग आपको अप्रोच करते हैं। जब उनको मालूम चल जाता है ना यार आरसीएम का बंदा है, इसकी टीम में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो वो आपके आएंगे, आपको धीरे से बोलेंगे। पहले तो आपसे बातचीत करेंगे कि आपसे मिलना है, आपके बारे में थोड़ा जानना है, प्लान के बारे में। और वो आपके पास आएंगे और चुपके से अपना प्लान दिखाएंगे और आपको बता देंगे कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, इसमें बहुत कुछ पैसा है, ऐसा है, ये है, वो है, वो सारी चीजें। और हम कहीं ना कहीं उन चीजों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और जैसे ही आप उन चीजों के प्रति अट्रैक्ट होंगे, आपका जो एनर्जी है, जो 100% लगा हुआ था, वो एनर्जी डाइवर्ट हो गया। अगर 10-20% उनको सुनने में, सोचने में, विचार करने में लग गया तो फिर आउटपुट तो आपका कम आएगा ही। तो मैंने क्या किया, मैंने कहीं पढ़ा कि जो वो जो तांगे में जो व्यक्ति घोड़ा जोतता है, तो वो अच्छी स्पीड लाने के लिए घोड़े के दोनों तरफ, दोनों नजरों के साइड में एक ब्लिंकर लगा देता है। तो जब वो ब्लिंकर उसके साइड में लगता है तो घोड़े को कुछ नहीं दिखता है,
न उसको घास दिखती है, न घोड़ी दिखती है, उसको सिर्फ मंजिल दिखती है और वो मंजिल पे जल्दी पहुंच जाता है। कोई भी व्यक्ति मेरे पास में, पहली बात तो ये कि मेरी कमिटमेंट को देख के, मेरे पागलपन को देख के कोई व्यक्ति मेरे पास में आया नहीं कि वो प्लान दिखाने के लिए आए। और एकाध अगर कोई आ भी गया होगा तो मैंने बड़ी विनम्रता के साथ में उसको नमस्ते किया। मैंने कहा भाई साहब, आपकी कंपनी मान लिया बहुत बढ़िया है, आपका प्लान बहुत बढ़िया है, आपके प्रोडक्ट मतलब जो है ना वो आसमान से आए हैं, इससे बढ़िया कुछ है नहीं, लेकिन मैं आरसीएम बिजनेस को लेके कमिटेड हूँ और मेरा कमिटमेंट है कि मैं जिंदगी भर आरसीएम करूंगा, इस कमिटमेंट के साथ में आया हूँ, प्लीज मेरा कमिटमेंट मत तोड़िए। तो आदमी ने फिर मेरे से बातचीत नहीं की। और जब आप थोड़ा सा, आपके मन में कुछ लालच रहेगा, कुछ देख लूंगा, कर लूंगा, चलो सीख लूंगा, चलो एक आईडी तो लगा ही दूंगा, फिर कैसे कामयाबी? हमने सुना है ना, अगर आप दो नाव में पैर रखेंगे तो डूबना तय है। तो यहां भी आप फोकस रह के काम कीजिए। देखिए आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। डिजिटल युग में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्लान भी आपको दिखते हैं, कुछ लोग प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, आपके पास में आएंगे। लेकिन आप अगर बिल्कुल फोकस्ड हैं, ब्लिंकर्स लगा रखे हैं आपने, कुछ दिखता नहीं है, 100% एनर्जी आप आरसीएम बिजनेस पे लगाएंगे, तो फिर अगर अब तक आपके पास में परिणाम नहीं है तो आप इस प्रकार से काम करके देखिए, आपके पास में चमत्कारिक परिणाम आएंगे। मैं एग्जांपल आपके सामने हूं, मैंने ऐसा किया। तीसरा काम मैंने किया, लर्निंग एटीट्यूड। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहा, हमेशा, ऑलवेज, आज भी हूं। मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं, इफ यू डोंट हैव ए लर्निंग एटीट्यूड, कोई भी नहीं सिखा सकता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो नाली में पड़ा हुआ शराबी और एक छोटा सा बच्चा आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। वो नजरिया होना चाहिए सीखने का। मैंने बहुत सीखा, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, मैंने मीटिंग सेमिनार में जब मैं जाता था ना, आज भी उसको मैं आज भी फॉलो करता हूं। अगर 5 घंटे की मीटिंग है ना, तो मैं पानी पीने के लिए नहीं उठा कभी, आगे की सीट पे बैठता था और बस पूरी मीटिंग में नोट्स बनाता रहता था, लिखता रहता था। और मैं देखता था लोग 5 बार उठ जाते थे 5 घंटे में, तो चाय पी के आते थे, टहलते थे, जैसे पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। हमारे जमाने में उतनी ज्यादा ऑडियो वीडियो नहीं रहती थी, आज तो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भरमार पड़ी है आपके पास में। तो मुझे अच्छे से याद है, एक बार कोई एक मीटिंग थी और उस मीटिंग के बाहर में कुछ कैसेट बिक रही थी, एजुकेशनल टेप। एक टेप मैंने वहां से खरीदी और मैं उसको लेके घर पे आया। रात को शायद 2 बजे पहुंचा मैं। 2 बजे पहुंचने के बाद घर पे टेप रिकॉर्ड था। मैंने उस टेप रिकॉर्ड में टेप को लगाया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस टेप को मैंने पूरा सुना, कंप्लीट सुना। सुनने के बाद में सोया, मुझे ये था कि मैंने सीखना इसमें है क्या, वो वाला पागलपन। जब मेरे पास में बहुत सारा पैसा नहीं था उस समय, मैंने ट्रेनिंग के ऊपर में बहुत खर्च किया। शिव खेड़ा जी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसकी शायद 50,000 रुपए के लगभग फीस थी। 4 दिन का एक वर्कशॉप था, वो मैंने अटेंड किया। तो लर्निंग को लेके आप इन्वेस्टमेंट भी उस पर कीजिए और सीखने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। सीखना बंद तो जीतना बंद। और जब भी आप सीखें, किसी से भी सीखें, उसका एक ही मंत्र है, बिल्कुल अज्ञानी बन के सीखें। आपका रुतबा, आपकी पिन विन सब साइड में रख के तब सीखने के एटीट्यूड से बैठिए, किसी के भी सामने जब आप बैठे। सुकरात की एक बहुत अच्छी कोटेशन है। सुकरात ने कहा, आपको मालूम है कि सुकरात यूनान के रहने वाले थे। तो सुकरात ने कहा कि मेरे को छोड़ के सारा यूनान, मेरे को छोड़ के सभी यूनानी मूर्ख हैं। क्या कहा? मेरे को छोड़ के सभी यूनानी मूर्ख हैं, क्योंकि केवल मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता, अज्ञानी हैं आप, तभी आप सीख पाएंगे। अदरवाइज तो आपकी ईगो सामने आ जाएगी, आपकी पिन सामने आ जाएगी, आपकी उम्र के
स्पेस बाल सामने आ जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस सामने आ जाएगा। सो लर्निंग एटीट्यूड रखिए, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखिए। ये मैंने किया। चौथा काम मैंने क्या किया, मैंने अपने शहर से बाहर जाके बिजनेस किया, आउट ऑफ टाउन जिसे हम लोग बोलते हैं। सतीश पंडित जी ने इसके ऊपर में एक बहुत शानदार टेप बनाया है, आउट ऑफ टाउन ग्रुप। 2 तरीके से आप आउट ऑफ टाउन जाके काम कर सकते हैं। कई बार ये होगा कि आपकी टीम के लोग कहीं बाहर ज्वाइनिंग करवाएंगे, और जब आपको वो ज्वाइनिंग मिल जाए तो आप वहां पे जाके काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मालदा टाउन में मैं चाहता नहीं था कि मेरा बिजनेस वहां पे जाए, लेकिन मेरा बिजनेस वहां पे चला गया, तो उस बिजनेस के पीछे पीछे में चला गया। एक तो ये तरीका है। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए आप अपने गांव में, अपनी ढानी में बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, अपने शहर में बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आपको बीज बोने पड़ेंगे दूर दूर के एरिया में। और आज हम लोग डिजिटल युग में हैं, बहुत आसान है चीजों को मैनेज करना। हमारे जमाने में तो टफ रहता था। तो आप अपने बिजनेस को थोड़ा बाहर निकालिए। मैंने मालदा टाउन में आज से 20 साल पहले जो पौधा लगाया था, आज उसके कितने सारे फ्रूट्स हैं। मालदा टाउन शहर में अगर मैं स्टार इमराल्ड से ऊपर की बातचीत करूं तो शायद दर्जनों लोग होंगे। तो बीज लगाया था तो उसके फ्रूट हैं सर। कई बार ये होगा कि आपका बिजनेस जा नहीं रहा, जिस एरिया में आप चाह रहे हैं ना लेके जाना, वहां पे कोई ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, तो आप चाह के वहां पे जाइए कि मैंने वहां पे बिजनेस करना है। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जानता हूं कि एक व्यक्ति ने ये कोशिश, वो ये चाहता था कि मेरा बिजनेस वहां पे हो, और वो सिंपली क्या गया, वहां पे गया, वहां पे जाके उसने रूम किराए पे ले लिया और वहां पे रहना स्टार्ट किया, लोगों से मिलना, प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट किया, और वहां उसका बिजनेस खड़ा हो गया। मैं अपना एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मैं मालदा टाउन में मेरा बिजनेस गया, मैं नहीं चाहता था, लेकिन साउथ इंडिया में मैं बिजनेस करना चाहता था, क्योंकि साउथ इंडिया खाली पड़ा था जब मैंने वहां पे बिजनेस करने की शुरू की। तो मुझे कोई लिंक नहीं मिल रहा, कोई कॉन्टेक्ट नहीं मिल रहा। तो एक व्यक्ति थे जो हमारे साथ में केबल टीवी का जब हम लोग काम करते थे, वो तो केबल्स और एम्पलीफायर सप्लाई करते थे। तो मुझे मालूम चला कि उनकी ट्रांसफर हैदराबाद में हो गई है। उनका नाम था देवेंद्र अरोड़ा। तो मैंने देवेंद्र से बातचीत की, मैं वहां पे गया, और देवेंद्र का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आज से मैं काम करने में, लेकिन फिर भी मैं वहां पे गया, लगातार जाता रहा, और परिणाम ये रहा, उस समय किटें आती थी, मेरी 20 किट उधार में चली गई वहां पे, एक पैसा वापस नहीं आया। कुछ ज्वाइनिंग आई और मतलब बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता था कि साउथ में मैंने बिजनेस करना है, और ऐसे करते करते एक कॉन्टेक्ट मिला मुझे गुड़गांव में। एक मीटिंग के बाद एक व्यक्ति मिला और उसने कहा कि मैं तो बिजनेस आरसी में नहीं कर सकता। मैंने क्यों नहीं कर सकते? बोले जी मेरी तो ट्रांसफर हो रही है, अभी बेंगलोर जा रहा हूँ मैं तो 10 दिन के बाद में। मैंने कहा बेंगलोर जा रहे हैं? बोले हाँ जी बेंगलोर जा रहा हूँ, वहां तो किसी को जानता ही नहीं मैं। मैंने कहा जी बस आपने अपना वहां का लोकल नंबर मुझे दे देना है, बाकी काम मैं करूंगा। तो मेरी इच्छा थी कि वहां पे बिजनेस जाए, और ऊपर वाले की कृपा से, अपलाइन की डायरेक्शन की वजह से आज बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग साउथ इंडिया में कर रहे हैं। तो आप भी सिर्फ अपने घर में रह के बिजनेस करने का एटीट्यूड मत रखिए। आरसीएम बिजनेस पूरे देश में फैला हुआ है, तो आप बिजनेस को बाहर फैलाइएगा तो उसके आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होने वाले हैं। 5वां काम जो मैंने किया सर, वो किया, मैं हमेशा पॉजिटिव रहा, ऑलवेज पॉजिटिव। हर परिस्थिति में, हर हालात में, हर स्थिति में पॉजिटिव। ये गुण अगर हमारे अंदर में आ गया ना सर, हम लोग 21वीं सदी के हीरो बन जाएंगे। 2 ही गुण चाहिए 21वीं सदी के लिए, इफ यू वांट टू लीड द सेंचुरी। पहला गुण, लोक व्यवहार में निपुणता। ह्यूमन बिहेवियर के मास्टर होने चाहिए। लोग किस चीज से खुश होते हैं, नाराज होते हैं, वो हो आपका आइडिया। और दूसरा, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना। सुनामी अगर आ गई तो ये देख के नहीं रोना क्या खत्म हो गया, ये देख के खुश रहना कि क्या बच गया। एक्सीडेंट हो गया और एक पैर टूट गया तो रोना नहीं कि एक टूट गया, ये खुश होना कि एक तो बच गया, शुक्र है मालिक तेरा, लाख लाख शुक्र है। तो ये वाला एटीट्यूड अगर आपका डेवलप हो गया ना सर, देखिए मैं 1-2 एग्जांपल आपके देना चाहता हूं, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे काम करता है आपका, आपके लिए। मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरे अपलाइन ने, मेरे स्पॉन्सर ने शुरुआत में मुझे बहुत हेल्प किया, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर में वो आरसीएम छोड़ के किसी दूसरी में चले गए। अब वो जब छोड़ ले गए, अपलाइन छोड़ के जाएगा तो आदमी
कैसे रहे? नेगेटिविटी आती है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो नेगेटिविटी में अगर आप ये सोच लेना कि इसमें अपॉर्चुनिटी है कोई ना कोई, जब भी प्रॉब्लम आएगी ना, प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक हमें दिखता है, दूसरा दिखता नहीं, लेकिन दूसरा होता है, उसके बिना सिक्के का अस्तित्व नहीं है। तो उसी प्रकार से जब प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम हमें दिख रही है, लेकिन इस प्रॉब्लम के पीछे क्या है? अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी हमें देखनी पड़ेगी, क्या अपॉर्चुनिटी। तो मेरे स्पॉन्सर जब बिजनेस छोड़ के गए, तो मुझे उसमें ये अपॉर्चुनिटी दिखी कि इनके जाने से मैं अपने शहर का सबसे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊंगा, मेरी बैठे बैठाए प्रमोशन हो जाएगी। तो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी और वो एक पॉजिटिव पक्ष मुझे दिखाई दिया, तो मैं एक्साइटेड होकर मैंने काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद में हमारी स्टेट के, मैं हरियाणा से हूं, तो हरियाणा के जो पहले डिस्ट्रीब्यूटर हम जिनको बोलते थे, आरसीएम, जो हरियाणा में लेके आए थे, वो आरसीएम छोड़ दिया उन्होंने। तो फिर प्रॉब्लम तो थी, लेकिन प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी उसके पीछे अपॉर्चुनिटी होगी। तो अब मैंने देखा अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी। पहले अपॉर्चुनिटी ये थी कि जींद शहर का सबसे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बनना, अब अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी आ गई कि हरियाणा स्टेट का सबसे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बनना। तो उसने मुझे, मेरे अंदर में ऊर्जा भर दी, पॉजिटिव एटीट्यूड से देखा। और कुछ समय के बाद में नेशनल लेवल के जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने छोड़ दिया बिजनेस। तो अब मुझे कतई देर नहीं लगी पॉजिटिव होने में। अब मुझे लगा कि प्रकृति ये कह रही है कि नेशनल लेवल पे कुछ बड़ा करना है। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप इस मीटिंग के बाद में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाएं और प्रार्थना करें कि भगवान हमारी सब अपलाइनों की छुट्टी कर दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कभी ऐसा हो जाए ना, तो उसको आपने पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव वे में नहीं लेना है, और हर चीज को इस रूप में लेना है। ओपी शर्मा जी हमारे सीनियर अपलाइन थे। रवि शर्मा जी को आप सब लोग जानते हैं। तो ओपी शर्मा जी के साथ में बड़ी क्लोजली हम लोगों को काम करने का मौका मिला शुरुआत में। और ओपी शर्मा जी की पर्सनैलिटी ने स्पेशली मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे लेवल पे थे, गजटेड पोस्ट पे थे। और जब वो अपनी मारुति 800 से आते थे मीटिंग देने के लिए, तो हमें लगते थे वाह क्या लाइफस्टाइल है, ऐसे ही हमारा होना चाहिए। तो ओपी शर्मा जी मेरे को ये कहते थे, मेरा लेवल कुछ नहीं था, शुरुआती स्टेज थी। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ऐसा नहीं कि डायमंड बनने के बाद ही आएगी, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आपके पहले दिन से आ सकती है। ओपी शर्मा जी ये कहते थे कि यार तेरे जैसा पॉजिटिव आदमी नहीं देखा मैंने, तुम किस मिट्टी के बने हो। तो वो पॉजिटिविटी का लेवल अगर आपके अंदर में है, तो फिर ये बिजनेस आपके लिए बना है। और पॉजिटिविटी के लिए मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, आप कृतज्ञता की भावना रखिए लोगों के प्रति, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप कीजिए। हर आदमी ने हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा किया है, कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है कि उसने 10 काम अच्छे किए, वो तो भूल जाते हैं। एक काम अगर उससे गलती से गलत हो गया, वो जिंदगी भर हम लोग याद रखते हैं। तो लोगों के प्रति आप कृतज्ञता का भाव रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी रहेगी और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता रहेगा। लास्ट काम जो मैंने किया, वो मैंने किया कि परिस्थिति के अनुसार मैंने अपने आप को मैनेज किया। स्पेशली पैसे की अगर मैं बातचीत करूं, तो बहुत सारे लोग अनाप शनाप खर्चे कर देते हैं। देखिए आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ड्रीमर्स का बिजनेस है। यहाँ पे अगर आप काम करेंगे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, गाड़ी, बंगला, शोहरत सब मिलेगी, आपके क्लाइंट को सब कुछ मिला है, आपको भी मिल जाएगी। और इसीलिए वो बहुत सारे खर्चे करना स्टार्ट कर देते हैं। जॉब कर रहे हैं छोटी मोटी, उसको छोड़ दिया। कोई दुकान कर रहे थे, उसको बंद कर दिया। पैसा था नहीं, ईएमआई के ऊपर में कार लेके लेके आ गए। तो मैंने क्या किया, मैंने, अगर मेरे पास में कम पैसा था तो मैंने कम पैसे में काम किया। मैंने घर पे नहीं बैठा मैं कि यार पैसा नहीं तो मालदा टाउन कैसे जाऊंगा। मैं मालदा टाउन तो गया, लेकिन मालदा टाउन में एसी में सफर नहीं किया, मैंने स्लीपर में भी मैंने सफर नहीं किया। मैंने जर्नल कंपार्टमेंट में सफर किया कि जो 100-150 रुपया बचेगा ना, वहां से 2-3 दिन का खाना खा लूंगा मैं। आपको भी मैनेज करना पड़ेगा सर। पैसा कम था तो 2 बार की बजाय 1 बार दिन में खाना खा लिया, उसी से काम चल जाएगा। उस प्रकार से, उस एटीट्यूड से काम किया।
डायरेक्ट सेलिंग में मैं एक चीज मुझे बहुत दुख देती है, सताती है, कई बार परेशान करती है कि कुछ कंपनियों में इतना ज्यादा दिखावा है। लकीली आरसीएम बिजनेस में वो चीज नहीं है। इतना ज्यादा दिखावा है कि पूछे मत आप। 10,000 रुपए आ रहे हैं, दिखाएंगे ऐसे जैसे 2 लाख आ रहे हैं। तो आप जिन भी परिस्थिति में काम कर रहे हैं, काम कीजिए, बाहर जाइए, दिखावेबाजी मत कीजिए, दिखावा बनावटी मत कीजिए, रियल सेंस में आप काम कीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको मैंने लगातार इनको फॉलो किया और उसका परिणाम रहा कि मैं आज आपके बीच में हूं, आपसे बातचीत कर पा रहा हूं। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, देखिए ये तो तय है कि हिंदुस्तान में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग है। ये केपीएमजी फिक्की ने भी ये बोल दिया है, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं, और हमारे जो देश के मंत्री हैं वो भी ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा विकल्प है आने वाले समय में। और डायरेक्ट सेलिंग में इंडियन कंडीशंस के अनुसार सही तरीके से काम करने वाली कोई कंपनी है तो आरसीएम है। इसलिए नहीं कि हम आरसीएम में हैं, आप लॉजिक्स के साथ में आप देखिएगा, जिस प्रकार के प्रोडक्ट, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस प्रकार की मैनेजमेंट, जिस प्रकार का मार्केटिंग प्लान, जिस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम, जिस प्रकार का एक्सपीरियंस आपके पास में है, आरसीएम के पास में है, ऐसा किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास में नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। हम लोग बेस्ट कंपनी के साथ में हैं। वी आर लकी इनफ। हमेशा हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए कि उन्होंने हमें हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनी के साथ में जोड़ दिया। और ये शायद हमारे पिछले अच्छे कर्मों का फल है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि शुरुआत में जब कोई व्यक्ति हमें प्लान दिखाता है ना, तो हमें सब कुछ सही सही ही लगता है, गलत तो कुछ दिखता ही नहीं। न तो हमें ये मालूम शुरुआत में गाइडलाइन क्या है डायरेक्ट सेलिंग की, न हमें प्रोडक्ट का मालूम, न प्लान का मालूम। अगर आज से 20 साल पहले मुझे आरसीएम की बजाय कोई डब्ल्यूसीएम बता देता, तो मुझे डब्ल्यूसीएम भी वैसी लगती जैसे आरसीएम लगी। लेकिन डब्ल्यूसीएम ने टिकना नहीं था। डब्ल्यूसीएम जाती, मेरी इज्जत कौर कबाड़ा करके चली जाती साथ में। तो आपको आरसीएम बिजनेस मिल गई है, एक अच्छी चीज मिल गई है, इसको आप वो रिस्पेक्ट दीजिए। इसको आप गारंटेड मत ले लीजिए कि भाई चलो बहुत सारे लोगों को मिला तो आपको भी मिल गया, तो एक अच्छी चीज मिली है। पूरी एनर्जी के साथ में पूरा फोकस रह के काम कीजिए। हमारे पास में बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े मीटिंग, सेमिनार, प्रोग्राम्स हमारे होते रहते हैं। तो आप आगे बढ़िए। और कंपनी की बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिस प्रकार का सुधार हो रहा है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी को हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो काम 20 साल में किया है, मुझे लग रहा है आप उस काम को आसानी से 5 साल में करेंगे। आप सब लोगों ने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना। मैं आरसीएम मैनेजमेंट का और स्पेशली भागवत काव्या जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप सब लोगों से अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।